हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एसेशन एंड रीजन को कैसे हम अप्रोच करें फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये स्ट्रेटजी आप 10th बोर्ड पे भी लगा सकते हो क्योंकि आजकल बोर्ड में भी, और 12th बोर्ड में भी लगा सकते हो क्योंकि आजकल बोर्ड में एसेशन रीजन आते हैं। देखिए, हमारा जो बेसिक एप्रीहेंशन होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, जनरली बच्चे घर पे एसेशन रीजन करते नहीं है, वो एग्ज़ाम में ही मीट करते हैं। और बुक्स भी अभी तक इतनी एक्लिमेटाइज नहीं हुई हैं करंट सिलेबस से कि वो इसको इंक्लूड करें अच्छे से। अब मैं समझाता हूँ क्यों क्यों ये ट्रैप की तरह वर्क करते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ना आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू गो थ्रू लॉजिक्स। एंड जैसे पॉइंट क्या है, यू आई फील, वैसे मैंने इस ब्लॉग पे आपको सारी चीज़ लिख के समझा दी कि एसेशन रीजन होता है क्या, कुछ क्वेश्चंस भी दे दिए हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। बट मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। एसेशंस का मतलब होता है कि व्हेन वी से कि दिस स्टेटमेंट इज समथिंग, वी असर्टिंग समथिंग, हम उस चीज़ को पुश कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है। अब ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। उसके बाद जो रीज़न आता है वो उसको बैक करता है, मतलब टेक्निकली कि वो उसको बैक करेगा कि हाँ भाई ये चीज़ इस लॉजिक से सही है। बट इसके जो ऑप्शंस बनते हैं उसमें कई बार ये होता है कि रीज़न भी रॉन्ग हो सकता है, एसर्शन भी रॉन्ग हो सकता है। अब इसमें मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, कुछ गोल्डन रूल लगेंगे जो आप लगा के हमेशा कर सकते हो। अब बच्चे के मन में देखिए, बैटल पता है किसके बीच में होती है? ए और बी के बीच में होती है, बाकी तो बच्चा कर लेते हैं। ए और बी मतलब ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। A is where both are correct and that's correct explanation. B is A and B both correct and it is not the correct explanation. तो ये A और B के बैटल के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अप्रोच स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको असर्शन को पढ़ना है, और रीजन को जब पढ़ना है तो दोनों को डिफरेंट स्टेटमेंट मान के स्टार्ट करना है। ऐसा सोचिए आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। डोंट थिंक दे आर कोरिलेटेड, इफ यू विल थिंक दे आर कोरिलेटेड, आप उसमें जबरदस्ती के लॉजिक खोजोगे, आप ए की तरफ इंक्लाइंड हो जाओगे कि ऑप्शन नंबर ए पक्का सही होगा। आपको ये करना है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि आपको दोनों को इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह पढ़ना है। आपका माइंडसेट वैसा ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, एसेशन अगर, देखिए, ट्रू फॉल्स तो मैं जानता हूँ आप समझ सकते हो कि एसेशन गलत है या सही, वो आपके कॉन्सेप्ट और लॉजिक पे है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करें, तो हमारा पूरा ट्रैप ए एंड बी के बीच में ही फंसेगा। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कब एसेशन एंड रीजनिंग कैसे पहचानते कि भाई देखो एसर्शन भी सही हुआ, रीज़न भी सही हुआ। अब को लग रहा है कि सर अब ए और बी में से क्या सही कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल फंडा देता हूँ। सपोज हर हर कॉन्सेप्ट का ना एक ओरिजिन होता है। जैसे आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम द ओरिजिन ऑफ द फोर्स, मतलब ओरिजिन ऑफ द टॉपिक, वहीं से सब कुछ डिफाइन होगा। तो अगर मान लो उन्होंने कुछ बात की कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये वो, और ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा और नीचे फोर्स का जिक्र कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ऐसा कुछ कुछ कर दिया, मेंशन कर दिया। अब वहाँ आपको एक लाइन सोचनी है कि भाई पहले क्या आता है, पहले आता है मेन थ्योरी, उसके बाद वाले फॉलोइंग स्टेटमेंट उसी से कनेक्टेड बनेंगे, तब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। मतलब अगर मान लीजिए मैंने आपको सोर्स दे दी, जैसे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा है सपोज। अब अगर आप वो रीजनिंग में लिखा हुआ है उस टाइप का कोई स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, और उस पे बेस्ड आगे फर्दर स्टेटमेंट आ रहा है, तो पक्का इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। यानी अगर आपको रीजनिंग में वेन एवर देर इज अ बेसिक थ्योरी गिवन, फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन ऑफ एनीथिंग, देन यू कैन ऑलवेज बी एश्योर्ड कि वो चीज़ इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ये या आप अपने मन में एक टाइमलाइन सोचिए, मतलब आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, एक चीज़ सोचिए कि आपको फंडामेंटल क्या पढ़ाया गया था, क्या वो फंडामेंटल के बाद आता है उसी लाइन में, उसी उसी लॉजिक से डिराइव्ड है, तो वो पक्का उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अदरवाइज अगर दोनों का सोर्स डिफरेंट है, ये टेक्निकल है, अगर आप सोचेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ तो देखिए, जैसे क्वेश्चंस के थ्रू समझा देता हूँ। मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। द नेट वर्क डन ऑन ए सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज जीरो। अब अगर आपको, देखो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है। तो देखिए, फोर्स की बात कर दी यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट वर्क डन की बात कर दी, तो ये पक्का इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ऐसे ही चल के आप कोई भी रैंडम चुन लीजिए। वेन एवर, जैसे द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, मैं 8 नंबर रीड कर रहा हूँ। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली सोचिए, ये बुक्स की स्टार्टिंग में दिया होता है, तो एवरीबडी नोज कि हाँ दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। देर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स और फोर्स फॉर एन आइडियल गैस। अब देखिए,
जो केटीजी के पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं उसमें ये मेंशन रहता है कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स फॉर एन आइडियल गैस, दैट इज ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसका कॉन्सेप्ट हमारे कोलिजन से जाके होता है। अब कोलिजन का वॉल के साथ जो कोलिजन होता है, तो इसका कोई कोरिलेशन नहीं होता इसके साथ, तो ये इसका सोर्स नहीं है। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर का ये चीज़ सोर्स नहीं है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट और ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपको बस ये सोचना होगा, अगर एक ही लाइन से आ रहे हैं तो पहले जो आएगा वही रीज़न बन सकता है। कि बहुत, अगर आप इसको एक लॉजिक वाइज सोचना, बस 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ लेंगे। देखिए मैं आपको एक फंडामेंटल चीज़ समझाता हूँ। जो सबसे अच्छी टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी होती है, कभी भी असर्शन रीजन पे ना, मतलब 60 सेकंड पार कर दिए मतलब आपको, आपने बहुत बड़ी गलती है, 20 सेकंड में करके आगे बढ़ जाओ। जो गट फीलिंग होगी वो सही होगी। और अगर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा डाउट क्रिएट हो गया, वो जनरली होता है जब वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तब आप इसको दोबारा रिविजिट कीजिए। एसेशन रीजन घूरने की चीज़ नहीं होती, वो देख के सॉल्व नहीं होने वाला है। न्यूमेरिकल्स नहीं है कि आप 3 4 बार पेन चलाओगे कुछ सॉल्विंग करोगे तो हो जाएगा। डू इट देन एंड देयर फॉर 20 30 सेकंड 60 सेकंड मैक्स, मूव इट ऑन। पेपर के एंड में दोबारा अटेम्प्ट कर देना जो आपको ठीक लगे, विथ गो विथ योर गट फीलिंग। बट मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए और कुछ बेसिक नियम बना रखे हैं कि जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, मुझे लॉजिक वाइज पता है कि आप कब सी और डी ऑप्शन चुन सकते हैं, तो आप उसका दिमाग लगा लीजिएगा। जनरली देखिए, एक छोटा सा ट्रैप ये भी होता है, कई बार एसेशन वो लोग सही कर देते हैं और रीज़न को वो लोग कोरिलेट करता हुआ दिखाएंगे पर गलत रीज़न लिख देंगे। मतलब जस्ट आपको क्लोज लगे तो जल्दीबाजी मत करिएगा। एसेशन रीजन में दोनों स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली पढ़ना सबसे ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट वाइज आप प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा, स्पेंड लेस देन 60 सेकेंड। अब अगर ए और बी में कन्फ्यूजन हो रही है तो चेक वेदर द रीजन इज कॉज और जस्ट ए सपोर्टिंग फैक्ट। मतलब अगर वो कॉज होता है तो भाई ए ऑप्शन, और अगर सपोर्टिंग फैक्ट की तरह है तो भाई बी ऑप्शन। और हाइड आउट, अगर आपको स्किप कर देना है टेम्परली एंड रिटर्न लेटर, ये लाइन सबसे अच्छी है। तो एसेशन रीजन पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप सेंड कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जाम्स। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए आप लोग।